नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसिस्ट न्यूज़ के इस अंक में। दोस्तों, कल बजट आया था यानी कि वोट एन अकाउंट आया था, बहुत कुछ हुआ है उसमें और बहुत सारी उद्घोषणाएँ जो सरकार करना चाहती थी, वो आईएमएफ के दबाव में उससे बचती हुई नज़र आई है। वो सारी कहानी इसी चैनल के ऊपर सुबह 11 बजे एपिसोड आया है। क्या बजट आईएमएफ के दबाव में बना है, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ और पेज बाय पेज। आज का विषय 24 घंटे षड्यंत्र, खरीदो, बेचो, खरीदो, बेचो। किसको खरीदा बेचा जा रहा है? हम लोग पुरानी फ़िल्में भी देखते थे, इतिहास पढ़ते थे, पता लगता था कि पाषाण युग में और मध्यकालीन युग में इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था गुलामों की तरह। दे वर ट्रेडेड। कहते हैं युग बदलते हैं, लेकिन जो प्रथा है वो वही रहती है। अब भी इंसान बिकते हैं और खरीदे जाते हैं। थोक के भाव खरीदे जाते हैं, कभी-कभी रिटेल के भाव भी खरीदे जाते हैं, कभी-कभी पूरी पार्टी खरीद ली जाती है, कभी एक पार्टी का पूरा छोटा चंक खरीद लिया जाता है। लेकिन खरीद-फरोख्त इंसान की ज़हनियत है, उसके डीएनए में है। झारखंड में जो हो रहा है, आपकी आँखों के सामने। बिहार में जो हुआ, आपकी आँखों के सामने। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की सरकारें कैसे टूटी, आपको पता है। खरीद-फरोख्त कौन करता है? यहाँ पर एक ही बढ़िया पार्टी है, ट्रेडर्स पार्टी। उनको लगता है कि ये इंसान नहीं है, कमोडिटीज़ हैं, इनको खरीदा और बेचा जा सकता है। जब हम नैतिकता और मर्यादा के इस स्तर पर उतर जाएँ, तो क्या उम्मीद होती है? मोदी जी सुबह से लेके शाम तक इनकी पार्टी 24 घंटे षड्यंत्र है कि दूसरों को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म की, संघवाद की, लेकिन टीम इंडिया कहते थे पहले, जब नए-नए आए थे, ये मेरी टीम इंडिया है। हमें नहीं मालूम था कि ये टीम इंडिया के हाथ और पैर काटने में लगे हुए हैं। इसमें टीम अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। पता नहीं क्या होगा आगे। लेकिन खरीदो, बेचो, सरकारें गिराओ, अपनी सरकारें लाओ और जैसे ही अपनी सरकार आती है, तो वहाँ पे सुशासन भी आ जाते हैं, डबल इंजन की सरकार आ जाती है, कल्याणकारी योजनाएँ आ जाती हैं, जनता का भला होना शुरू हो जाता है। कोई दूसरी सरकार आए, तो ऐसा लगता है कि वज्रपात हो गया। अब मैं एक बात तो पक्के से कह सकता हूँ कि मोदी जी का जो शासन है देव दरबार है। सॉरी राम दरबार कह दिया जाए। उसमें सारे देवता हैं। एक से एक भर के देवता हैं। उसमें नड्डा साहब वो देवता हैं, राजनाथ सिंह देवता हैं, गडकरी देवता हैं, बाकी सारे देवता हैं, एक के बाद एक। जो खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ भी वही हैं और जितने विपक्ष वाले हैं, वो राक्षस हैं सारे के सारे, दानव। यानी कि जैसे कौरव और पांडव की लड़ाई होती थी या हमने वो देवी माँ की कथाएँ पढ़ी हैं जहाँ राक्षस होते थे, उनका वध किया करती थी, काली माँ वध करती थी। तो ये मोदी जी इस टाइम वध कर रहे हैं। ये देव हैं सारे के सारे और जितने राक्षस हैं, ये पाताल लोक के सारे विपक्ष वाले हैं, जिसमें राहुल गांधी प्रमुख है, खड़गे है, बाकी लोग हैं। चलिए आज यही स्टोरी लेके चलते हैं, देव दरबार की और राक्षसों की जो विपक्ष के हैं और 24 घंटे षड्यंत्र कौन कर रहा है? यहाँ पे राक्षस षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारे षड्यंत्र देव दरबार वाले कर रहे हैं, कमाल है। हमने इतिहास में पढ़ा था, माइथोलॉजी में पढ़ा था कि देवता तो कभी षड्यंत्र करते ही नहीं थे। राक्षस जो होते थे, खर, दूषण, मारीच वो षड्यंत्र करते थे। यहाँ तो देवता ही षड्यंत्र कर रहे हैं, अजीब देव दरबार है। बात करने के लिए आज हमारे साथ मीनू जैन जी, अरुण कुमार शर्मा जी, गिरीश जोशी जी, सभी वरिष्ठ विश्लेषक, स्वागत है आपका। सबसे पहले मीनू जैन जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत थोड़े समय के लिए आई हैं, आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं क्या कहूँ, मेरा प्रश्न भी जी, यही है, 24 घंटे षड्यंत्र। झारखंड तो उसकी एक बानगी है सर, अभी तो ना जाने और कितनी सरकारें टूटेंगी, फूटेंगी और 2024 के चुनाव से पहले पता नहीं और क्या-क्या होगा। मीनू जैन जी। जी। जी, दिनेश जी, मैं पिछले 1 साल से कह रही थी कि मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ेंगे, जब देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं, उनके प्रमुख नेताओं को सबको जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे, कारण कोई भी बना लें। ईडी, आईटी, सीबीआई अदरवाइज़ कुछ भी कारण बना के और वो उनको भेजेंगे और उस जब वो विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि लड़ने लायक ही नहीं रहेगा, तो उसके बाद एक तरीके से निर्विरोध निर्वाचित, जैसा बांग्लादेश में हुआ कि विपक्ष ही नहीं उतरा लड़ने के लिए। तो वो ऐसी स्थिति करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो चाहते ही यही है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाए और वो उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो संघवाद जो जब तक मोदी जी मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, वो हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते रहे। और लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उन्हें निरर्थक नज़र आने लगा और इस वक़्त
कोऑपरेटिव के बजाय कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म आप देखेंगे कि राज्यों को हर तरीके से सताया जा रहा है। सबसे पहला टूल तो राज्यपाल है, जिसकी कि लेटेस्ट आज अभी देख रहे हैं आप झारखंड में। उससे पहले आप कितने ही स्टेट्स में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जहां-जहां टॉपल की गई सरकारें, महाराष्ट्र, वहां सब राज्यपालों का ही रोल था। कहीं मुंह की खाते हैं, कहीं बच जाते हैं। उत्तराखंड में इन्होंने मुंह की खाई थी, कोर्ट ने इनको अल्टीमेटली रास्ता नहीं दिया। यहाँ इन्होंने आज झारखंड में भी मुंह की खाई और अल्टीमेटली इनको शपथ दिलानी पड़ी। अभी खतरा टला नहीं है, हालांकि झारखंड का, वो उनका अभी चल रही है, इन लोगों का बैकडोर में क्या बदमाशी चल रही होगी। जो बात हम संघवाद की आपने कहा कि संघ को कमजोर कर रहे हैं, देखिए देश का जो संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 1 में ही लिखा है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये क्या है कि मतलब देश जो है, ये भारत जो है, वो बहुत सारे राज्यों का एक जी। गठबंधन है, समूह है। यूनियन मीन्स एक जगह इकट्ठा हो गए हैं वो। तो वो चाहते हैं कि स्टेट्स को बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया जाए और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे इस देश के अंदर, और मैं उसका एक छत्र शासक हूं जिसमें कि विपक्ष की कोई भूमिका ही ना हो। देखिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन उसमें भी लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है उसका, कि आप केंद्र से ही सारा शासन करें, कोई राज्यों की यूनिट ना हो, लेकिन उसमें यूनिटरी वो डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और डिक्टेटोरियल हो। तो वो उसके लिए पूरी तरीके से लगाते हैं अपना, जोर लगा रखा है उन्होंने। वो आपने देखा होगा मनरेगा के फंड्स के लिए किस तरीके से तरसाते हैं राज्यों को, उनको मिलता नहीं है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी को दिल्ली आना पड़ा उस फंड के लिए कि हमारा रिलीज करिए फंड। इसी तरह कल मैं पढ़ रही थी कि कर्नाटक गवर्नमेंट सेकंड नंबर पे जीएसटी देती है और गुजरात उससे काफी पीछे है, लेकिन गुजरात को उससे ज्यादा शेयर दिया गया जीएसटी में। तो ये किस तरीके का आप पक्षपात, मतलब प्रधानमंत्री होने के बाद भी अगर आप इस तरह का पक्षपात करते हैं, तो ये राज्यों के बीच में असंतोष पैदा करता है। और ये लंबे समय पे जाके, अब जैसे साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में यही तो असंतोष है कि हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं देश की जो कॉफर्स में, और हमें मिलता क्या है उसके बदले में? उसके बदले में ये देने की तैयारी हो रही है कि उनकी सीटें कम कर दी जाएंगी। तो आप देखेंगे कि किस तरह का विरोध उबल रहा है। राज्यपालों को देख लीजिए आप देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में देख लीजिए आप, जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उनकी लेटरल एंट्रीज की जा रही हैं, उसमें राज्यों का कोई पूछताछ नहीं है। कुछ भी जो भी उनका जी में आता है वो कर रहे हैं। इन राज्यों की झांकियां देख लीजिए, कितने बड़े बड़े निर्णय ले लिए गए। लॉकडाउन का निर्णय लिया गया कोरोना में, उसमें राज्यों से पूछा तक नहीं गया कि भाई आपकी क्या तैयारी है। अचानक 8 बजे, जबकि जब यहाँ 30 राज्य हैं, उनसे पूछा तो जाना चाहिए था, सलाह तो ली जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोई किसी तरीके का मोदी जी को जरूरत नहीं समझते। और लेकिन ये जो है, ये जो इनकी जो चल रही है, ये जो कारगुजारियां, ये आगे जाके देश के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो सकती हैं। ये विघटन की तरफ भी ले जा सकती है देश को, क्योंकि आप एक तो राज्यों को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनकी पावर्स को, दूसरे आप विपक्ष को अंडरमाइन कर रहे हैं, मतलब विपक्ष को आप जानी दुश्मन समझते हैं अपना। देखिए जो लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब होता है कि दो विरोधी विचारधाराएं हैं विपक्षी दलों की, वो आपस में विचारधारा के स्तर पे उनकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन यहाँ लड़ाई चल रही है, विचारधारा के स्तर पे लड़ाई नहीं है। यहाँ एक तरीके से कहा जाएगा फिजिकल स्तर पे है कि उनको हटा ही दो सीन पे से, विपक्ष के जो नेता है उनको हटा दिया जाए। तो उसी की कड़ी में ये सब हो रहा है। आप ये देखिएगा, मुख्यमंत्रियों को ऐसे हटा दिया जाता है जैसे कि प्यादे हों शतरंज के। जब मर्जी मोदी जी यहाँ से उठा के वहां रख देंगे, वहां से उठा के जेल में रख देंगे, जेल से उठा के राज्यपाल बना देंगे, जो उनका मर्जी आता है। और अगेन फिर वही भ्रष्टाचार का फिर मुद्दा आता है। भाई आप पब्लिक के बीच में ये परसेप्शन बता रहे हैं कि मोदी जी देखिए भ्रष्टाचार के कितने अगेंस्ट है, इसलिए किसी को नहीं बख्शते, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जनता के अंदर ये विश्वास नहीं आएगा दिनेश जी। जनता के अंदर विश्वास जब आएगा जब ये तलवार आप सबके ऊपर एक बराबर तौर पे चलाए, किसी भी, कोई भी, अपनी पार्टी का हो चाहे विपक्ष की पार्टी का हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इनकी पार्टी में जो चला जाता है, या इनकी पार्टी में ही जो लोग हैं, उनके ऊपर तो कोई किसी तरह का डंडा नहीं चलता है। आप ये देखेंगे कि पिछले दिनों दिनेश जी, कैग की रिपोर्ट आई थी, उसमें 7-8 घोटालों का नाम था कि यहाँ उसमें एक्सप्रेस हाईवे वगैरह का भी घोटाला था।
और अदर घोटाले भी थे। हालाँकि वो जिस वजह से इन्होंने रिलीज़ किए थे, वो भी पता है इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स साधने के लिए, लेकिन वहाँ तो कोई काम नहीं हुआ, वहाँ तो कोई ईडी नहीं गई, वहाँ कोई सरकारी एजेंसी वहाँ पहुँची नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन यहाँ हर वक़्त तैनात रहती है इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसीज़। और इसमें जो लेटेस्ट आपने जिस कारण से आपका जो आज प्रोग्राम हो रहा है, ये झारखंड का एपिसोड सबसे महत्वपूर्ण इसमें एपिसोड है। जिस तरीके से एक विच हंटिंग की जा रही है। मतलब चलिए आप मुख्यमंत्री को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहते हैं, वो एक ठीक है, लेकिन वो दिल्ली आए और जिस तरीके से उनके बारे में पूरा मीडिया लग गया कि गायब हो गए, लापता हो गए, फरार हो गए, भाग गए, और उसके बाद उनका एज इफ कि राज्य के अंदर कोलैप्स होगी गवर्नमेंट, ऐसा माहौल बना दिया गया कि मुख्यमंत्री कहाँ है, भाग गए, कैसे चलेगा राज्य। और इतना बदनाम करना एक मुख्यमंत्री को, और वो जो रात तक वो वापस भी आ गए। तो ये चीज, ये जो चल रहा है यहाँ पे कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए या उनको उठा लिया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे खूब मीडिया के अंदर उनकी बदनामी की जाए, आईटी सेल के जरिए बदनामियां की जाए, तो वो सब यहाँ पे चल रहा है। उसमें अब बता रहे हैं कि अब केजरीवाल का नंबर आने वाला है, तो यही सेम ड्रामा दोहराया जाएगा। अब यहाँ तो ये था कि हेमंत सोरेन कि क्योंकि जो सरकार थी, वो जो समर्थन था आपस में, जो वो गठबंधन का, वो इंटैक्ट था, और वो अपने जाने से पहले ही महाविधायक मंडल दल से एक नेता चुनवा गए थे। तो उसके लिए अल्टीमेटली भयानक जन दबाव के अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ, इसमें राहुल गांधी की यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, जो ये आज ये इन्होंने उसको शपथ लेने के लिए 11 बजे बोल दिया है, क्योंकि 5:30 बजे राहुल गांधी झारखंड पहुंच रहे हैं। और खबर यह है कि बहुत भारी संख्या में आदिवासी समुदाय सड़क पे उतरने वाला था उस समुदाय इस यात्रा के साथ। तो आप यहाँ अंदाज लगा लीजिए, आदिवासी समुदाय जिस वक्त सड़क पे उतरता है तो फिर उलगलान जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये उलगलान का खतरा इनको सामने दिखाई दे रहा था कि कहीं, क्योंकि आदिवासियों के विद्रोह आपने देखे होंगे किस तरह के विद्रोह हुए हैं। आजादी के टाइम भी, स्वतंत्रता के लिए भी आदिवासियों ने विद्रोह किए थे, वहीं से उलगलान शब्द आया है। तो ये उलगलान का खतरा था, इसलिए इनको लगा कि यार 2 दिन से तो बनी नहीं है सरकार, तो अल्टीमेटली अब तो खतरा ही बहुत है। तो इसलिए वो दबाव में, और उनको लेना पड़ा ये निर्णय, रात के 11 बजे निर्णय लिया गया, और अब अल्टीमेटली उनकी शपथ विधि हो चुकी है शायद चंपई सोरेन की। तो ये चीज चल रही है। यही मेरा इस पे कहना है दिनेश जी। बाकी तो कहने के लिए बहुत कुछ है, अनंत काल तक बोलते रहे। एक छोटी-सी एक प्रश्न और छोटा-सा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत में राजनीति, मीडिया और उद्योग का एक माफिया तंत्र वो पूरी तरह से सक्रिय है और ये पूरे भारत को शिकंजे में ले लिया है। लेकिन इसका अंत परिणाम तो फिर भारत के विभाजन में ही होगा ना, या भारत के अंदर गृह युद्ध से होगा, जहाँ कम्युनिटीज़ आपस में लड़ेंगी, रक्तपात होगा। हम तो उसी तरफ जा रहे हैं, देखा जाए तो। इतनी घृणा, इतनी नफ़रत और इतना एक तरफ़ा प्रचार, ऐसा लगता है कि ये तीनों ने मिलके एक माफिया तंत्र, गोएबल्स का तंत्र बना लिया है। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। इस पे छोटी-सी एक टिप्पणी 1 मिनट की, फिर आप जी, साइन अप जी, कर बिल्कुल लीजिए। आपने सही कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो हो रहा है, वो आपकी बात की तो ताकीद कर रहा है कि भई मीडिया और ये आपका पूंजीपति और सरकार एकजुट हो गए हैं। तो वो एक विशियस सर्कल बना हुआ है, वो उसको उसकी स्क्रैच कर रहा है बैक, वो उसको मदद कर रहा है। तीनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं और एक विशियस सर्कल बना रहता है। और वो ही आप देख रहे हैं कि जो ये भाजपा की ताकत का जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो संसाधन है। 95% बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फंड चंदा आ रहा है, वो भाजपा के लिए आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके कॉर्पोरेट्स के साथ से ही तो आ रहा है, इतना मोटा चंदा, अरबों खरबों का चंदा जो आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल है, और ये सबसे बड़ा फांसीवाद का तो सबसे बड़ा साइन है ये, जो आपने गोएबल का नाम लिया, सबसे बड़ा साइन है। दूसरी बात आपने बात की कि भाई विभाजन की तरफ जा रहा है। इसमें देखिए 2 तरह के फ्रिक्शन इन्होंने पैदा कर दिए हैं। एक तो धर्म के नाम पे हो रखा है, जो सांप्रदायिक विभाजन कहेंगे उसको। दूसरा, अब ये भाषा के नाम पे, या ये कह दीजिए नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है, वो एक ये इट्स वाइडनिंग डे बाय डे, बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें ये किस मुकाम पे जाके कन्फ्रंटेशनल हो जाएगा, इसकी कोई किसी को गारंटी नहीं है। लेकिन जो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस खतरे से खेल रहे हैं।
और किस आग से वो लोग खेल रहे हैं और ये किसी दिन बहुत देश के लिए बहुत फैटल साबित हो सकता है। जी, बिल्कुल। दिनेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक़्त निकाला और हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया मीजान जी। जी, धन्यवाद। आप कभी भी साइन अप कर सकते हैं। जी, थोड़ा सुन जी। लेते हैं।